हेलो दोस्तों। तो आज से हम शुरू करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान का चैप्टर विद्युत। इसमें हम हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, डीप में पढ़ेंगे, सभी फार्मूलों को देखेंगे और उन फार्मूलों पे आधारित सभी कॉन्सेप्ट पे आधारित जितने भी आंकिक प्रश्न हैं सभी को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है विद्युत आवेश। ठीक है, तो विद्युत आवेश के बारे में समझते हैं। तो विद्युत आवेश है क्या? तो विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण उस पदार्थ को यदि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पदार्थ पे क्या एक प्रकार का बल लगेगा जिसे विद्युत चुम्बकीय बल कहा जाता है। तो विद्युत आवेश क्या है? पदार्थ का एक भौतिक गुण होता है जिसके कारण यदि उस पदार्थ को हम विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में रख दें तो उस पदार्थ पे क्या लगेगा? बल लगेगा। इस बल को क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय बल बोलते हैं। तो आवेश के कारण ही वह पदार्थ विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। तो विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, तो ये हो गया आवेश की, विद्युत आवेश की परिभाषा। ठीक है, अब आवेशित होना हम लोग अक्सर देखे होंगे कि अगर हम किसी पेन को लेकर के अपने बाल में रगड़ें और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाएं तो जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं? पेन से चिपक जाते हैं। दरअसल होता क्या है कि पेन को बाल में रगड़ने से बाल पेन जो होता है वो क्या होता है? आवेशित हो जाता है और छोटे छोटे कागज़ के जो टुकड़े हैं उनको छोटा छोटा करने की वजह से उन पे भी आवेश आ जाता है। अब ये आवेश आने की वजह से क्या होता है? ये पेन जो होता है, आवेशित पेन आवेशित कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। अब आवेश से संबंधित हम एक सिंपल सा प्रयोग देखते हैं कि एक कांच के छड़ को लेते हैं। अब इस कांच के छड़ को हम रेशम से क्या करते हैं? रगड़ देते हैं। रेशम से रगड़ने के बाद क्या होता है? कांच का छड़ जो होता है आवेशित हो जाता है और ये भी हल्के पदार्थों को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है, ये कांच का छड़ है और वैसे ही एक एबोनाइट की छड़ है। किसकी छड़ है? एबोनाइट की छड़ है। अब इस एबोनाइट की छड़ को एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ देते हैं। ठीक है, अब है क्या? कांच का जो छड़ है वो भी छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करता है और एबोनाइट का छड़ भी क्या करता है? छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करता है। और फिर अगर इस आवेशित कांच के छड़ को एबोनाइट के पास ले जाया जाए तो क्या करता है? ये छड़ एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। लेकिन वहीं पे अगर एक और छड़ ले लिया जाए कांच का और फिर इसको क्या किया जाए? रेशम से रगड़ दिया जाए तो रेशम से रगड़ देने पे क्या होगा? ये भी आवेशित हो जाएगा। और जब इस छड़ को दूसरे वाले कांच के छड़ के पास ले जाया जाएगा, ठीक है, मतलब जो दोनों कांच के छड़ हैं तो उनको रेशम के कपड़े से रगड़ा गया है तो उनमें जो आवेश होगा समान प्रकार का आवेश होगा क्योंकि पदार्थ क्या है? कांच है और किससे रगड़ा जा रहा है? रेशम के कपड़े से। तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करने लगते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और एबोनाइट का फिर दूसरा छड़ लेते हैं, इसको बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। इसको जब दोनों एबोनाइट के छड़ों को पास में लाया जाता है तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है? कांच और एबोनाइट के छड़ इनमें क्या हो रहा है? आकर्षण आ रहा है। लेकिन आवेशित कांच के दो छड़ों के बीच क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। और आवेशित एबोनाइट के दो छड़ों के बीच क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि
कांच को कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पे एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हो रहा है और एबोनाइट के छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पे दूसरे प्रकार का आवेश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये कांच पे अलग प्रकार का आवेश उत्पन्न हो रहा है और एबोनाइट की छड़ पे अलग टाइप का आवेश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों आवेश में अंतर क्या है, इसको अलग अलग करने के लिए क्या मान लिया जाता है कि कांच के छड़ पे जो आवेश आ रहा है कैसा आ रहा है, धनावेशित आ रहा, धनावेशित मान लिया जाता है। ठीक है, और एवोनाइट के छड़ पे जो आवेश आ रहा है वो कैसा है, ऋणावेशित है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार का बल लग रहा है, कांच और कांच के बीच, आवेशित कांच के छड़ और आवेशित कांच के छड़ के बीच क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। वहीं आवेशित एवोनाइट के छड़ के बीच क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। लेकिन आवेशित कांच और आवेशित एवोनाइट के छड़ के बीच क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, अब एक जगह एक कंडीशन में क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, एक कंडीशन में क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको समझने की ज़रूरत है कि आवेश जो है कांच की छड़ पे और एवोनाइट की छड़ पे अलग अलग प्रकार का उत्पन्न हो रहा है। तो जो कांच के छड़ पे उत्पन्न आवेश है हम उसको क्या मान लेते हैं, धनावेशित मान लेते हैं, उसको प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं। वहीं पे जो एवोनाइट की छड़ पे आवेश आ रहा है उसको ऋणात्मक चिन्ह से दर्शा दिया जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये दोनों को धनात्मक या ऋणात्मक हम चिन्ह क्यों दे रहे हैं, ताकि हम समझ सकें कि हमको समझने में आसानी हो, कोई भी आवेश से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो कांच के छड़ पे उत्पन्न जो आवेश है उसको हम क्या मान लिए, धनावेशित, और एवोनाइट के छड़ पे जो उत्पन्न धनावेश है उसको क्या मान लिए, ऋणावेशित। ठीक है, तो अब ये तो हो गया। ठीक है, अब समझते हैं अगले टॉपिक से हम समझेंगे कि दरअसल आवेशित वस्तु आवेशित कैसे हो रहा है। ठीक है, कोई भी वस्तु जैसे कांच का छड़ आवेशित कैसे हो जा रहा है, या फिर एबोनाइट छड़ जो है वो कैसे आवेशित हो जा रहा है, आवेश दरअसल होता कैसे है, आता कैसे है किसी पदार्थ पे, कांच की छड़ आवेशित हो कैसे जा रही है। ठीक है, और आवेश का प्रकार जानेंगे हम और डिटेल में कि आवेश कितने प्रकार का होता है। अब आवेश को समझने के लिए, आवेश के प्रकार को समझने के लिए हमको थोड़ा चलना पड़ेगा परमाणु संरचना के बारे में। अब परमाणु संरचना के बारे में नाइन्थ के कोर्स में है परमाणु संरचना। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि परमाणु के अंदर 3 प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ठीक है, लेकिन पदार्थ में बस यही 3 प्रकार के कण नहीं होते हैं, बहुत से कण होते हैं, जिनमें से क्या होते हैं, कुछ आवेशित होते हैं और कुछ उदासीन होते हैं। ठीक है, तो अब आवेशित कणों में भी 2 प्रकार के कण होते हैं, एक धनावेशित कण होते हैं और एक क्या होते हैं, ऋणावेशित कण होते हैं। ठीक है, धनावेशित कणों में जैसे कि हो गया प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन और अल्फा कण। वहीं पे ऋणावेशित कणों में आप हो जाता है इलेक्ट्रॉन, बीटा कण। ठीक है, तो एक बार देख ले, तो प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ धनावेशित कण हैं, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, अल्फा कण, ऋणावेशित कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन और बीटा कण। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पे कैसा होता है, धनावेश होता है। ठीक, तो एक चीज़ समझ गए होंगे। ठीक, उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं परमाणु संरचना पे। अब दरअसल परमाणु में होता क्या है, परमाणु में होता है नाभिक, और नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। कैसा होता है, धनावेशित, और इस धनावेशित नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, और नाभिक पे धनावेश होता है, क्या होता है, धनावेश। अब धनावेश किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है, विद्युत उदासीन कण होता है, यानी न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है। तो जब यहाँ पे बहुत कई सारे प्रोटॉन मौजूद हैं और प्रोटॉन क्या है, धनावेशित है, तो इस धनावेश के कारण क्या होता है, नाभिक धनावेशित होता है, और इस नाभिक के चारों ओर अलग अलग
वृत्तीय कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, आवेश, ऋणावेश होता है। अब एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि जो प्रोटॉनों की संख्या है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन पे जितना आवेश होता है उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन प्रोटॉन पे धनावेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋणावेश होता है। अब परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, इसका मतलब कि ऋणावेश और धनावेश क्या है, बराबर है परमाणु में। इस वजह से परमाणु क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, अब होता क्या है, अब एक चीज़ और समझने वाली बात है, जो धनावेश है, नहीं, इस समान प्रकार के आवेश जो होंगे उनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश होंगे तो उसमें क्या होगा, आकर्षण। ठीक है, अब समान प्रकार के आवेश क्या हो सकते हैं, जैसे कि धनावेश और धनावेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा और ऋणावेश और ऋणावेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन एक धनावेश और एक ऋणावेश के बीच कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। अब परमाणु का नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणावेशित होता है। तो नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक, और चूंकि इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में वितरित है, अलग अलग कक्षाओं में वितरित है, तो नाभिक द्वारा अलग अलग कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पे अलग अलग प्रकार का आकर्षण बल लगता है। जो नाभिक के सबसे नज़दीक हैं उनके मध्य आकर्षण बल ज़्यादा प्रबल होगा। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितनी ज़्यादा दूरी पे हैं उन पे आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, कम होगा। अब क्या होता है, जो सबसे बाह्य कोश के यानी सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। तो वो क्या होता है, वो आसानी से परमाणु से अलग किए जा सकते हैं, यानी थोड़ी सी ऊर्जा दे दी जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब जैसे एक परमाणु का नाभिक है और एक बाह्य कोश है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर इस इलेक्ट्रॉन को एक ऊर्जा मिल गई, थोड़ी सी ऊर्जा मिल गई, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ से बाहर चला गया। तो अब होगा क्या, नाभिक बचेगा, नाभिक पे आवेश बचेगा, और ठीक है, और इस कक्षा का इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है। अब देखिए होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी, बराबर थी पहले, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई, जबकि प्रोटॉनों की संख्या क्या है, उतनी ही है। ठीक है, तो अब प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो गई तो प्रोटॉन तो है धनावेशित। ठीक है, अब प्रोटॉन धनावेशित है, इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक में या परमाणु में क्या हो गया, धनावेश ज़्यादा हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि परमाणु क्या हो गया, धनावेशित हो गया है, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग आयन। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब क्या बन जाता है, धनायन बन जाता है या फिर धनावेशित परमाणु बन जाता है। ठीक है, अच्छा, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ऐसा भी है कि कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो, किसी परमाणु से जाके जुड़ जाए। ठीक है, क्या हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से जाके जुड़ जाए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या तो बदलनी नहीं है क्योंकि प्रोटॉन कहाँ है, नाभिक में है, और प्रोटॉन नाभिक से कहीं और जा नहीं सकता। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया किसी परमाणु से। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, अधिक हो गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई और इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित, यानी ऋणावेश का मान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब ऋणावेश का मान ज़्यादा हो गया यानी परमाणु कैसा हो गया है, ऋणावेशित हो गया, परमाणु पे ऋणावेश आ गया है। जब किसी परमाणु पे ऋणावेश आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणायन बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो धनायन बनता है और किसी परमाणु से
इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो ऋण आयन बनता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब फिर आते हैं अपने पहले वाले प्रयोग पे। अब ये क्या है, कांच की छड़ है। ठीक है, कांच की छड़ है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं। क्या होगा, रेशम के कपड़े से जब हम लोग रगड़ते हैं इसको, तो एक कांच के छड़ के ऊपरी सतह के जो परमाणु हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो क्या होते हैं, परमाणु छोड़ देते हैं। और परमाणु को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, ये रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, कांच के जो परमाणु है उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अगर कांच के पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ऋणावेश की कमी हो जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो इस पर क्या हो जाएगा, धनावेश आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पर धनावेश आ जाएगा। और रेशम के कपड़े में वो इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है तो क्या होगा, रेशम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। जब रेशम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो रेशम का कपड़ा कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। यानी ये कांच की छड़ क्या हो गई, धनावेशित हो गई। अब देखते हैं इबोनाइट की छड़ के बारे में। अब इबोनाइट की छड़ को अगर हम बिल्ली की खाल से रगड़ें तो क्या होता है कि बिल्ली की खाल से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, निकल के इबोनाइट की छड़ में चले आते हैं। ठीक है, अब बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यानी बिल्ली की खाल क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, धनावेशित, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इबोनाइट की छड़ पे आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इबोनाइट की छड़ के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या आता है, ऋणावेश लेकर आता है। तो यानी इबोनाइट की छड़ क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। अच्छा, अब अब दो कांच की आवेशित छड़ लेकर आए ऐसे हम, जो क्या है, धनावेशित हो, तो दोनों कांच के छड़ क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि दोनों पे समान प्रकार का आवेश है। वैसे ही दो आवेशित इबोनाइट की छड़ हो तो क्या हो सकता है, ये दोनों क्या है, समान प्रकार के आवेशित हैं, इनकी प्रकृति एक जैसी है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन इस छड़ को इसके पास लेकर आया जाए तो क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विपरीत प्रकार के आवेश हैं और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है, विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। अब हम देखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जा रहा है, जैसे कांच से क्या हो रहा है, बिल्ली की खाल रेशम के कपड़े में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कितना आवेश क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात और समझने वाली है कि आवेश का स्थानांतरण जब भी होता है तो ज़्यादातर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन की वजह से इस वजह से होता है क्योंकि परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या होता है, परमाणु का नाभिक नहीं छोड़ सकता, वो हमेशा कहाँ रहेगा, नाभिक में ही रहेगा, परमाणु के नाभिक में ही रहेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़ सकता है, तो जब भी छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ही छोड़ेगा। तो जब भी वस्तुएं आवेशित होती हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से ही होती हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की ही वजह से ही होती हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ और समझने वाली बात है, आवेश का जो आवेश होता है, आवेश वाहक, वो धनावेशित भी हो सकते हैं, ऋणावेशित भी हो सकते हैं। लेकिन आवेश का स्थानांतरण जो होता है, ठीक है, आवेश जब किसी वस्तु पे आता है तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही परमाणु से निकल सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन ही परमाणु से जुड़ सकता है। ठीक, अच्छा यहाँ हम नाभिकीय अपक्रियाओं की बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य अपक्रियाओं की बात कर रहे हैं। नाभिकीय अपक्रियाओं में अलग अलग फिनोमेना देखने को मिलती हैं, अलग अलग घटनाएं देखने को मिलती हैं।
अब क्या है, एक कांच की छड़ है, कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़े तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकला, और हम क्या मान ले रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो है क्या है, ई है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम किससे दर्शा रहे हैं, ई से। तो यदि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कांच पर कैसे कितना आवेश आएगा, ई आ जाएगा, स्मॉल ई के बराबर आवेश आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कांच की छड़ पे कितना आवेश आ जाएगा, 2e आएगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि देखिए, जब आवेश का स्थानांतरण होगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीन जाएगा, चार जाएगा, 500 जाएगा, 1000 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन आधा निकला है, आधा जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो जाएगा, तीन जाएगा, यानी पूर्णांक के रूप में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा, पूर्णांक के रूप में निकलेगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, जो स्थानांतरित होगी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, वो पूर्णांक के रूप में होगी, ठीक है, भिन्न के रूप में नहीं, ठीक। अब यदि कांच की छड़ से n इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं तो आवेश कितना होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के निकलने पर आवेश क्या हो जा रहा है, स्मॉल ई, ठीक है। तो n इलेक्ट्रॉन निकलने पर कितने आवेश हो जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, n गुणे ई, ठीक है। अगर हम आवेश को स्मॉल q से दर्शाएं तो आवेश क्या हो जाएगा, q बराबर n ई, ठीक है। q बराबर क्या हो जाएगा, n ई, ठीक। अब q क्या है, q है आवेश, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। और ई का मान क्या होता है, 1.6 गुणे 10 पे घात -19 कूलाम, ठीक है। आवेश एक भौतिक राशि है तो आवेश का मात्रक भी होगा। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। तो यदि किसी पदार्थ से n इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उस पर कैसा आ जाएगा, कितना आवेश आ जाएगा, n इंटू ई। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ई का मान क्या होता है, 1.6 गुणे 10 पे घात -19 कूलाम। कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वैद्युत चालन। अब वैद्युत चालन क्या है, वैद्युत चालन दरअसल क्या है, आवेश का प्रवाह है, ठीक है, आवेश का प्रवाह। जब आवेश एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित हो रहा हो तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत चालन बोलते हैं, ठीक। अब वैद्युत चालन जो है उसके लिए एक मॉडल बनाया गया जिसको बोलते हैं हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। अब देखेंगे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पे वैद्युत का चालन कैसे हो रहा है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल समझते हैं क्या है। देखिए, किसी भी पदार्थ में परमाणु होते हैं, ठीक है, और परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाभिक होता है। तो नाभिक से जितनी ज़्यादा दूरी पे इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत ही क्षीण होता है। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु से अलग हो जाते हैं, ठीक। अब परमाणु से अलग हो गए, अब जैसे एक किसी पदार्थ का टुकड़ा है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु से अलग हो गए तो ये क्या हो गया, धनावेशित परमाणु है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से अलग होकर के इसी पदार्थ के अंदर क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, अनियमित गति करते रहते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पदार्थ की इस सीमा के अंदर ही क्या कर रहे हैं, अनियमित गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अनियमित गति कर रहे हैं, ठीक है। अब
इस अनियमित गति के कारण क्या है, आवेश का कुल प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है। इनकी वजह से आवेश क्या हो रहा है, प्रवाहित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आवेश क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित नहीं हो रहा, तो यानी अभी विद्युत का चालन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इसी टुकड़े को क्या करें, एक बैटरी से जोड़ दें, क्या करें, बैटरी से जोड़ दें, अब क्या होगा, यही इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगेंगे। क्या होगा, एक निश्चित दिशा में गति करने लगेंगे। अब जब सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो इसका मतलब आवेश एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाता है इसका मतलब आवेश का प्रवाह हो रहा है, और आवेश का प्रवाह होना ही क्या कहलाता है, विद्युत चालन कहलाता है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या कहता है, परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा दूर होते हैं उन पे आकर्षण बल कम होता है, जिस वजह से वो परमाणु को छोड़ देते हैं और पदार्थ की सीमा के भीतर ही अनियमित गति करते रहते हैं, जिसकी वजह से किसी भी दिशा में परिणामी गति नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन जब इसी पदार्थ को हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। ठीक है, अच्छा, जो विद्युत चालन है वो क्या होता है, सभी पदार्थों में नहीं होता है विद्युत चालन, कुछ पदार्थों में होता है विद्युत चालन, कुछ पदार्थों में नहीं होता है। ठीक है, तो इसी के आधार पे जो पदार्थों को बांटा गया है किसमें, चालक, और एक क्या है, अचालक, और एक क्या होता है, अर्धचालक। अर्धचालक, चालक को बोलते हैं कंडक्टर। चालक कौन होते हैं, चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होते हैं, चालक पदार्थ में विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत चालन होता है। ठीक है, और सामान्यतः चालक के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, चालक के एग्जाम्पल क्या है, धातु हैं। क्या है, सभी धातु, सभी धातु। ठीक है, जैसे कि लोहा हो गया, सोना हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब चालक हैं, विद्युत चालक पदार्थ हैं। लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, सोना, चांदी, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी क्या है, धातुएं हैं, और ये क्या है, विद्युत चालक होते हैं। अचालक, अचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए, अचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन न पाए जाने की वजह से क्या होता है, इनमें विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, यानी इनमें विद्युत चालन नहीं हो रहा है, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, अचालक पदार्थ बोलते हैं। दरअसल होता क्या है, अचालक पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु को छोड़ नहीं पाते, परमाणु के नाभिक से प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन परमाणु को नहीं छोड़ेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति भी नहीं कर पाएंगे। अब जब मुक्त रूप से गति नहीं कर पाएंगे तो इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, जिसकी वजह से विद्युत चालन नहीं हो पाता है। अब जैसे अचालक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि लकड़ी है। ठीक है, लकड़ी हो गया, चीनी मिट्टी का बर्तन, लाख, रबड़, मोम। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हैं अचालक पदार्थ। आते हैं अर्धचालक पे, तो अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं सामान्यतः अचालक ही होते हैं, लेकिन जब इनमें कोई अशुद्धि मिला दी जाती है तभी क्या करते हैं, चालक की तरह काम करते हैं। लेकिन इनकी चालकता क्या होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी कि चालक पदार्थों की होती है। लेकिन जब अशुद्धि मिला दी जाती है तो इनकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, और आवेश का प्रवाह होने लगता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री किस पे टिकी है, इन्हीं अर्धचालकों पे, सिलिकॉन और जर्मेनियम पे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग आगे अगले क्लास में देखेंगे बाकी टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।